हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हम 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड राज्य में विकसित किया जा रहा है। और उत्तराखंड का एक जगह है मुनस्यारी, वहाँ पर ये लाइकेन लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। लाइकेन होते क्या हैं? इसमें एल्गी और फंजाई, इनके सिम्बायोटिक रिलेशन को ये दर्शाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइकेन जो होता है वो किसके किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो ये जो कवक होते हैं और शैवाल, उनके बीच में दिखाता है। दूसरा है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के विश्व के शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची में सम्मिलित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शहर जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के टॉप 30 में आया है वो बेंगलुरु है। ये 26th पोजीशन पर आया है। और अगर वर्ल्ड में देखें सबसे पहले नंबर पे कौन रहा है, तो यूएसए का जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, वो पहले नंबर पे रहा है। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क रहा है। और अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखेंगे तो मुंबई पहले नंबर पे रहा है। और जो ओवरऑल में 26 नंबर पे ये बेंगलुरु रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली है वो 36 पे रहा है। तो टॉप 30 में सबसे अच्छी पोजीशन जो मिली है 26 बेंगलुरु को। टॉप पे सिलिकॉन वैली, यूएसए, कैलिफोर्निया। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्र का पहला संस्करण किस नाम से जारी किया गया? तो यह भी जारी किया गया है, ये मत्स्य संपदा के नाम से जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से जो केंद्रीय मत्स्य विभाग है वो देश में जो भी मछली पालन करने वाले किसान हैं और मछुआरे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेगा, उनसे बातचीत हो सकेगी और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा इनके जरिए, इस समाचार पत्र के जरिए। अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, ये इस दिन इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई को। तो उसी के लिए ये मनाया जाता है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये एक पॉलिटिशियन तो थे ही थे, ये एक डॉक्टर भी थे और बहुत काम किया था इसलिए। और ये 1991 से मनाया जा रहा है। अच्छा, मत्स्य संपदा योजना भी एक है। जैसे ये मत्स्य संपदा समाचार पत्र है, ऐसे ही मत्स्य संपदा योजना भी है। उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये भी अभी जल्दी प्रारंभ की गई थी मई 2020 में, ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं। प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस की दुनिया में पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री किस संस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई पहली ऑनलाइन डिग्री प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में। और विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में युवाओं 15 से 64 वर्ष का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत में कुल जनसंख्या में 15 से लेकर के 64 वर्ष आयु के लोग 67% हैं। और ये जारी किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की जाती है। अगला है, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पहल है। अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो जो भी छात्र हैं वो घर पर ही उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये पहल प्रारंभ की है, हमारा घर हमारा विद्यालय। अगला है, आसियान देशों का 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया। और ये इस बार वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी इस बार? कि
कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन या आसियान। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 महामारी के बाद जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उसको मिल करके सारे देश कैसे उससे टैकल करेंगे, तो उसी के ऊपर चर्चा करना इसका मुख्य विषय था। अगला है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य संघ शासित राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में खोला जाएगा, यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान या द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, इसमें खोला जाएगा पहला जो प्लाज्मा बैंक होगा। अगला है, किस राज्य ने कम आय वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है ताकि राज्य में जो भी एक आय जिनकी बहुत कम है, एक सीमा से नीचे है, उन्हें सस्ती दर पर घर उपलब्ध कराया जा सके। अगला है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा में सम्मिलित देश हैं? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये दोनों देश सम्मिलित हैं। इसके अलावा अगला देखते हैं, हाल ही में नेवेली थर्मल पावर में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। हाल ही में नेवेली थर्मल पावर विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। नेवेली स्थित है, तो नेवेली तमिलनाडु में स्थित है और जो ये एक नवरत्न कंपनी है। तो यहाँ पर अभी जल्दी विस्फोट हुआ था जुलाई में, और इससे पहले भी 2-3 महीने पहले विस्फोट हुआ था, तो कई सारे लोग मर गए थे, इसलिए चर्चा में है। तो पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में है। अगला है कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है? तो रणबीर सिंह, ये नेशनल लॉ कॉलेज जो है, सॉरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उनके ये कुलपति हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो आपराधिक कानून में सुधार के लिए गृह मंत्रालय को रिकमेंडेशन देगी। और ये क्या करेगी ये समिति? ऑनलाइन बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं आपराधिक कानूनों से रिलेटेड, उनसे परामर्श करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंद्रमणि पांडे को ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, और ये किसकी जगह लेंगे? राजीव चंदर की जगह लेंगे। ई किसान धन ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये सिर्फ बैंकिंग की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कराएगा, किसानों को बैंकिंग के साथ साथ कृषि से संबंधित जानकारी भी देगा। यानी कि जो कृषि बाजार से रिलेटेड जानकारी है कि किसी भी फसल का मूल्य क्या है और बीज का मूल्य क्या है, इसके अलावा बहुत सारे जो मिट्टी विट्टी की भी जानकारी देगा कि क्या कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, साथ ही वर्षा के बारे में जानकारी देगा, कैसी वर्षा होगी क्या नहीं होगा। यानी कि किसानों के लिए कंप्लीट ऐप है। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी मिसाइल अस्त्र के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, यह मार करने में सक्षम है। तो अस्त्र हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एक मिसाइल है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और जो इसकी मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर तक है। 70 किलोमीटर तक ये अपने लक्ष्य को भेज सकती है, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अगला है, विजडन ने 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया है? तो रवींद्र जडेजा को 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान भारतीय क्रिकेटर घोषित किया गया है, और विश्व का सबसे मूल्यवान क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन को घोषित किया गया नंबर। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए रवींद्र जडेजा तो ये दूसरे नंबर पर हैं, और भारत में पहले नंबर पर। अगला है, पासेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के मध्य पासेक्स नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। अगला है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो नागालैंड को अप्सपा जो एक कानून है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 AF और ब्रैकेट में SP होता है स्पेशल, हाँ, आर्म्ड फोर्स
स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958। इसके अंतर्गत जो नागालैंड है उसे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। और ये अधिकार किसके पास है कि अफस्पा लगाए, तो ये गृह मंत्रालय के पास अधिकार होता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 2038 तक अपने सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो जर्मनी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 2038 तक, ये टाइम भी याद रखना है, 2038 तब तक अपने सारे जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं उन्हें बंद कर देगा। भारत के पहले शुक्र मिशन का क्या नाम है? तो ये शुक्रयान इसका नाम है और जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ये शुक्र के वातावरण का अध्ययन करेगा वहां जाकर के, और इसकी अवधि 1 साल होगी, यानी लॉन्च करने के बाद 1 साल तक काम करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है? तो हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए तो उसके अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 5वें नंबर पर है विश्व में। अगला है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ई कचरे, ये ही लिखा हुआ ही नहीं होगा, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला है, हाल ही में 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया, यह मनाया जाता है। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के संदर्भ में ये मनाया जाता है, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। उसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र और प्रवर्तन। तो इसी के उपलक्ष्य में धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है और ये इस बार 4 जुलाई को मनाया गया। अगला है, विश्व बैंक के द्वारा 4 आय समूहों के वर्गीकरण में भारत को किस समूह में रखा गया है? तो भारत को विश्व बैंक का जो आय के आधार पर वर्गीकरण है उसमें निम्न मध्य आय में रखा गया है। कौन कौन से 4 आय समूह हैं? पहला है निम्न आय, दूसरा है निम्न मध्य आय, इसी में भारत को रखा गया है। तीसरा है उच्च मध्य आय और चौथा है उच्च आय। तो $1036 से लेकर के $4045 जहां पर प्रति व्यक्ति आय होती है वार्षिक, उन्हें रखा जाता है निम्न मध्य आय में। तो भारत में भी यही है, इसी के बीच में कहीं है, इसलिए इसमें रखा गया है। अगला है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो अंकटाड ने ये एक रिपोर्ट जारी की है अभी, कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक। तो इसका पूरा जो नाम है वो है कोविड-19 एंड टूरिज्म और असेसिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसका पूरा नाम है इस रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट में अंकटाड ने बताया है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है या जो विश्व के पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है, उसमें विश्व की जो पूरी पर्यटन की अर्थव्यवस्था है उसमें $3.3 ट्रिलियन की कमी आएगी, कमी आने की संभावना है। अगला है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसकी पुस्तक है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, ये इनकी पुस्तक है। इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं। तो ये उर्जित पटेल जब गवर्नर थे आरबीआई के, तो उस टाइम पर एनपीए बहुत एक प्रोमिनेंट मुद्दा हुआ करता था, तो उसी के पर ये केंद्रित पुस्तक है उनकी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अगला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 117वें 117th प्लेस पे रहा और पहले नंबर पे रहा स्वीडन। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कि बेरोजगारी की बढ़ती दर को देखते हुए किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की 50,000 से कम सैलरी वाली नौकरियों में लगभग 75% राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है? तो हरियाणा ने ऐसा फैसला किया है कि जो भी 50,000 से कम सैलरी वाली जॉब होगी उसमें 75% राज्य के निवासियों को ही दी जाएंगी नौकरी।
अगला है, हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगला देखते हैं, किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार ने जो भूमिहीन किसान हैं उनको कृषि से संबंधित लोन देने के लिए ये बलराम योजना प्रस्तुत की है और इसमें राज्य सरकार का सहयोग नाबार्ड करेगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म को रोक दिया गया था और अब फिर से टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है, तो उसको और प्रमोट करने के लिए ये एक अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा, इंतजार आपका। अगला देखते हैं, हर घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य के हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में एक और योजना चल रही थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो एक तो केंद्र सरकार की योजना है, नाम लिख करके बताइए। एलपीजी से रिलेटेड जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की योजना है, सॉरी पेट्रोलियम मंत्रालय की शायद वो योजना है, तो उसका नाम क्या है? अगला देखते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा संस्कृत में पहला समाचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका नाम है, तो संस्कृत साप्ताहिकी नाम का एक ऑल इंडिया रेडियो पर साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और ये संस्कृत में होगा। ये इस तरीके का पहला कार्यक्रम है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पर धन्वंतरी रथ, ये मोबाइल वैन है एक, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती है। ये आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी लोगों को, कोविड-19 के अलावा, कोविड-19 से रिलेटेड नहीं, बाकी जो भी समस्याएं होती हैं उसके लिए ये है। अगला है, हाल ही में कौन भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर बना? तो अभी जी आकाश, ये शतरंज में ये उपाधि मिलती है, तो जी आकाश को भारत का 66वां ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई और इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि देता है किसी को, ये प्रदान करता है। तो ये भारत में 66वें नंबर के हैं जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके अलावा इन्हीं के साथ में एक अगेया या अमेया आरडी करके हैं, उनको मास्टर बनाया गया है, वो ग्रैंड मास्टर नहीं बल्कि मास्टर ही बने हैं। अगला है, मिशन वृक्षारोपण 2020 ये किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है और इसका उद्देश्य था कि 5 जुलाई को राज्य में लगभग 25 करोड़ पौधे लगाए जाएं, 25 करोड़ पौधों का रोपण किया जाए और जिन जगहों पर ये लगाए जाए उनकी जियो टैगिंग भी हो, ताकि आगे देखा जा सके कि जितने पौधे लगाए उसमें कितने बचे हैं और कितने खराब हो गए, कितने सर्वाइव किए। अगला है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निकारा सम्मान योजना, तो निकारा बुनकर को ही बोलते हैं, तो निकारा सम्मान योजना प्रारंभ किया? तो कर्नाटक के द्वारा बुनकरों के लिए प्रारंभ की गई है। दूसरे राज्यों की जो योजनाएं होती हैं बस आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और किस राज्य की है, इतना ही। और अगर उत्तर प्रदेश की है, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप बिहार का दे रहे हैं और वो बिहार की योजना है तो फिर थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। अगला है, नतांज परमाणु सुविधा केंद्र आग लगने के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो नतांज परमाणु सुविधा केंद्र ईरान में स्थित है, यहाँ पर अभी आग लग गई थी इसलिए चर्चा में था। अगला है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेज दिया है? तो अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने के लिए घोषणा पहले ही कर दी थी और फाइनली अब ऑफिशियल नोटिस भी भेज दिया है, तो ये रिवाइज हो गया है क्वेश्चन। अगला है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें 34वां 34th प्लेस रहा भारत का। और ये कैसे जज करते हैं कि रियल एस्टेट बाजार में जो नियामकीय
सॉरी रेगुलेशंस किसी देश के कितने हैं, वहाँ का बाजार कैसा है, और हरित पहल को लेकर के वो देश कितना एक्टिव, इन सब के बेस के ऊपर ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स तैयार किया जाता है। और भारत ने इन सब में सुधार किया है, तो लास्ट ईयर इसका 35 था भारत की रैंक, इस बार 34th है, यानी कि एक स्थान का सुधार हुआ है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उन्होंने ये डेटा सेंटर इसका उद्घाटन किया है। योट्टा NM1 इसका नाम है, योट्टा NM1, ये वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में ही। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये एशिया का एशिया का सबसे बड़ा टीयर 4 डाटा सेंटर है और विश्व का दूसरे नंबर का है। तो एशिया का तो प्रमाणित है कि हाँ है बड़ा, लेकिन विश्व में दावा किया जा रहा है, अभी सिर्फ अभी प्रमाणित नहीं हो पाया है। हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 नामक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना भी हाल ही में की गई है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अंतर्गत। तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और इसका जो हेड क्वार्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात के गांधीनगर में है। अगर हाल ही में कोई इंस्टीट्यूट बना है तो उसका हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए, और वो कैसी बॉडी है, स्टेट्यूटरी है, संवैधानिक है, क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ये देखता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कर प्रबंधन देखता है, जो धन प्रबंधन है वो देखता है, जो मर्जर होता है वो भी देखता है, जोखिम प्रबंधन, इन सब के ऊपर ये रिसर्च करता है और रेगुलेट करता है, उन्हें देखता है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई कृषि अवसंरचना निधि की अवधि कब तक है? तो 2029-30 तक है, 2021 से लेकर के, यानी कि 10 वर्षों के लिए है। और इसका उद्देश्य है कि लगभग 1 लाख करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाए कृषि अवसंरचना में। तो इसमें सब कुछ आएगा, कृषि रिलेटेड जो भी MSMEs हैं उससे रिलेटेड जो व्यापार होते हैं, बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्यम हैं उन्हें भी दिया जाएगा, किसानों को भी सहायता दी जाएगी, स्टार्टअप जो हैं उन्हें भी सहायता दी जाएगी। तो सबको मिला करके लगभग उद्देश्य रखा गया है कि 1 लाख करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाए इन 10 सालों में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी? तो 2018 में सबसे ज़्यादा ईरान ने अफीम जब्ती की सूचना दी, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान रहा, फिर पाकिस्तान रहा और भारत चौथे नंबर पर रहा। तो भारत की रैंक भी याद रखना है, पहले पे ईरान और चौथे नंबर पे भारत है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे क्रमशः। अगला है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के रीवा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया वर्चुअली, अभी जल्दी किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? तो ये नेपाल में किया है। अगला है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब प्राप्त करने वाली गोल्डन बर्ड विंग तितली किस राज्य में खोजी गई? तो ये उत्तराखंड राज्य में खोजी गई। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा कोविड-19 के कारण मानवाधिकारों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है कोविड-19 के कारण जो भी मानवाधिकारों पर प्रभाव पड़ रहे हैं उसके अध्ययन के लिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य संघ शासित राज्य में मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया? तो दिल्ली में इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया और 31 लाख पौधे लगाने का उद्देश्य था, टारगेट था, लक्ष्य था कि इसके अंतर्गत 31 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। अगला है, अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो
तो ब्राज़ील ने इसे विकसित किया है, लेकिन लॉन्च करेगा इसरो। नाम है अमेज़ोनिया 1। तो अमेज़न से आप रिलेट करके जान सकते हैं। अगर ऑप्शन में आसपास का कोई देश दिया है तो आप वैसे देख के पता लगा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।